नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर में कंप्यूटर की आधारभूत संरचना के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर की आधारभूत संरचना के बारे में इससे पहले हम लोगों ने सिस्टम यूनिट मतलब कैबिनेट के बारे में बहुत ही गहराई से, बहुत ही अच्छे से इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा। उसके अलावा जो भी हार्डवेयर हैं आज की क्लास में देखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है सिस्टम यूनिट के अंतर्गत ही CPU। आज की जो क्लास है वो CPU पर आधारित है। CPU पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। तो अगर आप UPPCL TG2 या बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हों या SSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हों या किसी भी मेट्रो रेल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो जहाँ पर भी कंप्यूटर का प्रश्न जो है वो आता है, वहाँ से सारे के सारे प्रश्न जो है इसी क्लास से आएंगे। तो इस क्लास को आप मिस मत करिए, बहुत ही अच्छे से और सिस्टम वाइज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ध्यान देंगे CPU के बारे में। CPU से जो जो प्रश्न पूछते हैं वो हमको क्या है कि आज की क्लास में मिल जाएगा। और एक तरीका हम लोग देखेंगे कि किस तरह से CPU जो है वो कार्य करता है। जैसे कोई भी जब प्रोग्रामर होता है या फिर ऐसा समझते हैं जब हम लोग कोई आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर को CPU के पास ले जाता है और कंप्यूटर CPU के पास जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन ले जाएगा उसको क्या होगा, होल्ड करके कुछ देर रखेगा और उस तरह से फिर वो काम करेगा। तो वो कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में CPU, कंप्यूटर के आधारभूत संरचना में CPU होता क्या है? CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये रहा CPU का फुल फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि CPU जो है वो कार्य कैसे करता है। CPU का कार्य बस यही है कि जो भी उपयोगकर्ता होता है उसको द्वारा जो दिया गया आदेश होता है उसको समझता है और उसको समझकर ठीक ठीक आपके आदेशों का पालन करना, बस यही CPU का काम होता है, ठीक है। CPU में दो भाग आते हैं, एक आता है ALU और एक आता है CU, ठीक है। अब इन्हीं तरीके से हम लोग समझेंगे कि पहले ALU देखेंगे क्या होता है, CU क्या होता है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ये इसका ALU का फुल फॉर्म है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट मतलब कि अंकगणितीय तर्क इकाई, और यहाँ पे कंट्रोल यूनिट मतलब क्या है? ये किसी चीज़ को कंट्रोल करने की इकाई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ALU का कार्य क्या होता है और CU का कार्य क्या होता है, ये कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या इनका कार्य होता है, ठीक। तो जो CU होता है, ऐसा समझना, तो पहले CU का कार्य देखते हैं। CU जो होता है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उनके या जो भी हार्डवेयर हैं, जितने भी हार्डवेयर हैं, इनपुट डिवाइस हो चाहे आउटपुट डिवाइस हो, उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके अलावा ALU को भी कंट्रोल करता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट को भी CU ही कंट्रोल करता है। मुख्य मेमोरी से डेटा लेना और इन्हें तत्कालिक रूप से स्टोर करना, ये भी CU का काम होता है, कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। अभी ये सब चीज़ें देख कर मत घबराइए, अभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे जब देखेंगे कि CU कैसे काम करता है, या माफ़ करिएगा, जब देखेंगे कि हम लोग CPU कैसे काम करता है तब ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अभी तो ये जानते हैं कि CU का काम क्या होता है? कंट्रोल करना होता है। किसको? इनपुट डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस को, और किसको? ALU को। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम होता है। इसके अलावा जो मेन मेमोरी होता है उससे डेटा को लेकर स्टोर करना भी इसी का कार्य होता है, ठीक है। और जो भी निर्देश या इन्फॉर्मेशन जो मिलते हैं उनको पढ़ना और उनको कार्यान्वित करने के लिए जो भी आदेश होगा उसको उस डिवाइस तक पहुंचाना CU का काम होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है, ठीक है। ये रहा CU का काम। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे ALU का काम। ALU का कार्य क्या होता है? ALU जो होता है वो मूल रूप से क्या करता है? अंकगणितीय गणनाएं करता है। मतलब क्या करता है?
अंक गणती गणनाएं मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सारी चीज़ें ये कौन करता है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो होता है ये क्या करता है? मूलभूत जो इकाई होती है उनकी गणनाओं को गणनाएं करता है। लॉजिकल भी काम करता है। लॉजिकल का देखिए अर्थमेटिकल कार्य हो गया ये। अब लॉजिकल कार्य क्या होगा? लॉजिकल मतलब कौन किससे बड़ा है, कौन छोटा है। ठीक, ये सारी चीज़ें, कौन किससे बराबर है, बड़ा बराबर नहीं है, ये सारी चीज़ें जो होता है ये कौन कंट्रोल करता है? ये अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट इसका कार्य करता है, कंट्रोल करता है। ये लॉजिक कार्य को भी करता है। जब ये कब करेगा? जब सीयू इसको आदेश देगा। ऐसा कह लें कि सीयू इसको कंट्रोल करता है, जैसा हमने पहले बताया। तो सीयू इसको आदेश देगा, सीयू काम करवाएगा और तब जाकर वो क्या होगा? आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तब जाकर अर्थमेटिकल काम होगा तो अर्थमेटिकल काम करेगा, लॉजिकल काम होगा तो लॉजिकल काम करेगा। अगर दोनों कार्य है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों कार्य है, तो ये दोनों कार्य करेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा एएलयू और सीयू के बारे में, एएलयू और सीयू का काम क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि एएलयू और सीयू के काम करने का तरीका। ठीक, एएलयू और सीयू के काम करने का तरीका देखेंगे, कैसे काम करते हैं एएलयू और सीयू। मतलब ये कुल मिलाकर कि ये सीपीयू काम कैसे करता है। चलिए ध्यान से सुनिए। एक क्या है आपके पास स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए एएलयू जो होता है और सीयू जो होता है ये दोनों किसके पार्ट हैं? सीपीयू के। इसके अलावा हम लोग एक भाग पढ़ेंगे रजिस्टर। क्या होता है रजिस्टर? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्या होता है रजिस्टर। तो यहाँ से प्रश्न क्या होते हैं, लोग गलत कर देते हैं। लेकिन रजिस्टर को मेमोरी यूनिट भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट भी कहते हैं रजिस्टर को। अब रजिस्टर का काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना। ठीक है, डेटा को स्टोर करना। तो ये स्टोरेज का काम करता है, कुल मिला के मेमोरी का काम करता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सीपीयू का एक स्टोरेज डिवाइस है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, ये जो स्टोर करेगा रजिस्टर, जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा वो सीपीयू के अंतर्गत जो है स्टोर करेगा। मतलब ये जब हम लोग क्या करते हैं, जब कोई उपयोगकर्ता होता है और जब उसको कोई निर्देश देता है कंप्यूटर को, तो सीपीयू में आएगा और यहाँ पर कुछ कार्य होगा। एएलयू से कार्य होगा कुछ या सीयू से कार्य होगा कुछ, लेकिन उससे पहले वो रजिस्टर में आएगा और रजिस्टर में आने के बाद वहाँ पर कुछ देर के लिए होल्ड होगा। होल्ड होने का मतलब कि जो भी डेटा है वो उसको होल्ड करेगा। कि मतलब जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है वो किसके पास पहले किस एड्रेस पे भेजा जाए, जो कि इसका काम होगा या मेयार का। उसके बाद वो कहाँ पर किस तरह से कार्य करेगा कि वहाँ पे डाटा कहाँ भेजा जाए। तो ये सारी चीज़ें जो रहेंगी सीरियल वाइज वो रजिस्टर में काम होगा। कुल मिलाकर ये समझना है कि जो डेटा होल्ड होगा वो रजिस्टर में होगा। मतलब ये एक प्रकार का मेमोरी है। अभी जब हम लोग मेमोरी चैप्टर पढ़ेंगे तो विस्तार से इसके बारे में अध्ययन करेंगे, रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, तो ये एक प्रकार का मेमोरी है। यहाँ से प्रश्न पूछता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा चर्चा हुआ। अब बात करते हैं, देखिए रजिस्टर, इसके बारे में हम लोगों ने ये जाना कि ये मेमोरी है। इसके अंतर्गत ये जानिए कि ये जो होता है फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। क्या कहता है? फ्लिप फ्लॉप। ये याद रखिए, किसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। मतलब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो स्टोरेज करता है, जो भी डेटा इंफॉर्मेशन स्टोरेज करता है वो बीट के अंतर्गत करता है, जिसे हम लोग फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ये समझ में आया? क्या कहते हैं? फ्लिप फ्लॉप। अब अगर एक फ्लिप फ्लॉप होगा तो वो एक बीट का जो होगा स्टोरेज, माफ करिए, एक बीट का जो होगा डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। तो एक फ्लिप फ्लॉप है तो एक बीट का डेटा या स्टोरेज इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। लेकिन अगर यही n फ्लिप फ्लॉप होगा तो कितना करेगा? n बीट का करेगा। कौन करेगा? रजिस्टर। मतलब ये कि अगर 5 फ्लिप फ्लॉप का रजिस्टर है तो उसकी स्टोरेज क्षमता होगी, उसकी जो स्टोरेज क्षमता होगी 5
बिट का, n फ्लिप फ्लॉप है तो n बिट की इसकी स्टोरेज क्षमता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देखते हैं, ऐसे सीरियल वाइज चलेंगे। तो अब यहाँ पे ALU को हमने देखा, फिर रजिस्टर के बाद क्या आएगा, एक्यूमुलेटर। ये क्या है, ये रजिस्टर के अंतर्गत ही है। ऐसा समझेंगे कि ALU जो है वो भी एक प्रकार का रजिस्टर है। माफ करिएगा, एक्यूमुलेटर जो है वो एक प्रकार का रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर जो होता है वो ALU में होता है, ये समझना है आपको, ये याद रखना है कि एक्यूमुलेटर जो है वो कहाँ होता है, ALU में होता है। ठीक, और इसमें ऐसा डाटा स्टोर होता है जो प्रोसेस किया जाना होता है या प्रोसेस हो चुका होता है, प्रोसेस किया जाना होता है या प्रोसेस हो चुका होता है। इस तरह के जो है डाटा यहाँ पे स्टोर होता है। क्योंकि हमने बताया कि रजिस्टर में डाटा स्टोर होता है, तो ये एक्यूमुलेटर भी एक प्रकार का रजिस्टर है, MDR भी एक प्रकार का रजिस्टर है, MAR भी एक प्रकार का रजिस्टर है। तो यहाँ पे डाटा ही स्टोर होंगे और इसके कार्य करने का तरीका एकदम सरल है, इसको समझना है। यहाँ पे हमने पता कर लिया कि एक्यूमुलेटर जो होता है वो ALU में होता है। ठीक, इसके बाद अगली बात करेंगे MDR की। MDR का मतलब होता है मेमोरी डाटा और रजिस्टर। क्या होता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक, मेमोरी डेटा रजिस्टर, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा मेमोरी है जो क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। देखिए ऐसा समझिए कि यह एक्यूमुलेटर की तरह एक प्रकार का रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर की तरह ही कार्य करता है, जो भी इसका कार्य करने का तरीका होगा। एक्यूमुलेटर का काम करेगा, यह भी एक प्रकार का रजिस्टर है। ठीक, मतलब ये भी डेटा स्टोर करेगा। ये जो रजिस्टर है ये मेन मेमोरी में आने जाने वाले जो डेटा होते हैं उनको क्या करता है, और उनके आदेशों को थोड़े समय के लिए होल्ड करता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो मेमोरी डेटा रजिस्टर है ये क्या करता है, जो भी मेन मेमोरी से CPU में आने वाले डेटा हैं उनको क्या करता है, होल्ड करता है। क्या करता है, होल्ड करता है कुछ समय के लिए। तो तत्कालिक मेमोरी इसको कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद MDR की बात हो गई। अब यहाँ पे अगला बात करेंगे MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या है ये, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, नाम से पता चल गया कि एड्रेस मतलब जब हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन, माफ करिए, कोई निर्देश देते हैं तो जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन होता है वो CPU तक आएगा, और CPU तक आने के बाद वो ALU में आएगा, या ऐसा कहेंगे जब रजिस्टर में आएगा तो वो स्टोर होगा। और स्टोर तो होगा, लेकिन कहाँ किसको कैसे भेजना है, कहाँ किसको कैसे भेजना है, ये एड्रेस कौन तय करेगा, यही तय करेगा। MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यही तय करेगा। ठीक है, तो ये तय करेगा कि कहाँ कहाँ हमको भेजना है, किस डेटा को कहाँ पर, किस इंफॉर्मेशन को कहाँ पर भेजना है। क्लियर। अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया। अभी तक हमने क्या किया, एक लोकेशन का पता किया, कहाँ पर डेटा को भेजना है, कितने देर के लिए होल्ड होता है ये देख लिया। MDR में एक्यूमुलेटर को देखा कि हमने, ये एक प्रकार का रजिस्टर है जो क्या करता है, डेटा को कुछ देर के लिए होल्ड करता है। मतलब एक्यूमुलेटर और MDR का कार्य वहीं हो गया। रजिस्टर क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। ये आपको पता चला कि एक्यूमुलेटर जो होता है वो ALU में होता है। अब इसके बाद हम यहाँ के बाद से आएंगे CU में, मतलब कंट्रोल यूनिट में। अभी तक हम सिर्फ ALU के साइड का बात कर रहे थे, जहाँ पर रजिस्टर कार्य कर रहा था। रजिस्टर की मतलब कोई भी डेटा आ रहा है तो कैसे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब रजिस्टर जो होता है वो ALU में ही फिक्स होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो डेटा आएगा वो स्टोर होगा, फिर कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, और इसके बाद इसके अगर कोई अर्थमेटिकल या लॉजिकल कोई होगा बात तो वो किसके पास भेजेगा, ALU के पास भेजेगा। और ALU के पास भेजेगा, फिर रजिस्टर में जाएगा, और उसके बाद वहाँ से ALU में जाएगा, फिर काम होगा, फिर ये एड्रेस जो है ये कार्य करेगा, और फिर ये किसके पास, कंट्रोल यूनिट के पास भेज देगा। कंट्रोल यूनिट में जो एग्जीक्यूशन साइकिल है, ये लास्ट काम होता है इसका, कि ये जाएगा जिसके जो सिस्टम इसका कार्य करेगा, जो हार्डवेयर के पास इसका काम रहेगा। तो चलिए अब यहाँ से समझते हैं कि यहाँ पर एक डेटा आया और रजिस्टर में स्टोर हुआ, उसके बाद उसका देखा गया कि एड्रेस
कहाँ पर भेजना है उसको। उसके बाद वो भेजा गया सीयू के पास, क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल तो सीयू ही कर रहा है। तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट के पास गया तो सबसे पहला काम फेज साइकिल करेगा। फेज साइकिल क्या काम करेगा, ऐसे समझते हैं। इस तरह से हम लोग समझेंगे कि मेमोरी डेटा रजिस्टर तक काम हुआ, अब ये सीयू तक आया। अब यहाँ पे जो वर्तमान इंस्ट्रक्शन होगा वो फेज साइकिल में काम करेगा, और यहाँ से वो डेटा कहाँ पर जाएगा, एग्जीक्यूशन साइकिल में। एग्जीक्यूशन साइकिल में जब जाएगा तो वहाँ क्या काम करेगा, वो जो भी डेटा रहेगा उसको डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद क्या करेगा, उस डिवाइस तक पहुँचाएगा जहाँ पर उस डेटा का काम होता है। जैसे प्रिंटर का काम होगा तो प्रिंटर तक पहुँचाएगा, है, जिस स्कैनर का काम होगा तो स्कैनर तक पहुँचाएगा। जिस डिवाइस तक का उसका काम रहेगा वो एग्जीक्यूशन साइकिल पहुँचा देगा उसके पास, और वहाँ से कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से डेटा का आदान प्रदान हुआ। तो हमने देखा कि सीपीयू में जब रजिस्टर से कार्य शुरू हुआ, रजिस्टर से लेकर सीयू तक काम हुआ। अगर यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कोई अर्थमेटिकल या कोई लॉजिकल ही समस्या होती, या उसके पास कोई ऐसा गणना करने, क्योंकि सीयू तो ऐसा काम करेगा नहीं, करेगा एएलयू ही, और एएलयू के पास तभी भेजेगा जब इसके पास कोई अर्थमेटिकल या लॉजिकल प्रॉब्लम होता तो वो एएलयू के पास भेजता। तो यही था। आपको सीपीयू, हमको ऐसा विश्वास है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, क्योंकि इससे विस्तार से सीपीयू को कोई अभी तक नहीं समझाया है, और ना तो हमको लगता है आगे कोई समझाएगा। आशा करेंगे कि आपको ये जो भी चीज़ें हमने सीपीयू के बारे में बताया ये याद रखिएगा, और ये स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा के चलेंगे तो जल्दी से क्या होगा, कवर अप हो जाएगा। एक बार क्लास को 2 बार देखिए, उसके बाद अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की आधारभूत संरचना, उसके अंतर्गत हमने सीपीयू को भी देखा। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे हार्ड डिस्क हो गया, माउस हो गया, क्या क्या, हार्ड डिस्क और माउस, ये सारी चीज़ें हैं हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क क्या होता है, ये सबसे बड़ा स्थायी स्टोरेज होता है, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टोर किया जाता है किसी भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, माउस क्या होता है, माउस आपको पता है, माउस इस प्रकार का एक क्या है, डिवाइस है जो एक राइट और एक लेफ़्ट, एक राइट और एक लेफ़्ट क्या होता है, 2 बटन होते हैं, बीच में कर्सर होता है। अब तो ऑप्टिकल भी माउस का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें एक केबल होता है, और जो केबल होता है उसमें यूएसबी का प्रयोग होता है। अब के जो मतलब नए वर्तमान में जो प्रयोग हो रहे हैं, और इससे पहले जो कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि इसका प्रयोग बंद हो गया है। एक सर्कल जैसा बना होता था, और ये सर्कल में यूएसबी का जगह लिया जाता था। तो इस तरह से माउस का प्रयोग हो गया। कीबोर्ड में क्या होता है, कीबोर्ड के बारे में जानेंगे तो कीबोर्ड क्या होगा। कीबोर्ड में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, कितने बटन होते हैं, 104 होते हैं सामान्यतः। कभी कभी कीबोर्ड में अलग भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, लेकिन हमको जानना है सामान्यतः अगर कोई पूछता है तो 104 होते हैं। इसके अलावा ये जानते हैं कि कीबोर्ड में IBM का, किसका, IBM के कीबोर्ड में 84 कीज होते हैं, ये भी आप याद रखिए। तो कीबोर्ड हो गया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये हार्डवेयर के अंतर्गत आएंगी। ऐसा कहेंगे कि कंप्यूटर की आधारभूत संरचना के अंतर्गत आएंगी जो भी चीज़ें हैं, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। तो इन सब चीज़ों को विस्तार में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमको पढ़ना है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। क्या होता है इनपुट डिवाइस, क्या होता है आउटपुट डिवाइस, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो उसके लिए हमको पढ़ना है ही, कीबोर्ड पढ़ना है, माउस भी पढ़ना है, प्रिंटर पढ़ना है, स्कैनर पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़ना ही है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे तो विस्तार से एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सारी चीज़ें क्लियर। ठीक, तो अब हम लोग जानते हैं यूपीएस के बारे में, क्योंकि यूपीएस के बारे में इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीएस का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइएगा। और एक होता है सीबीटी। हालांकि दोनों का फुल फॉर्म जो है हमने पिछले वाली क्लास में बताया है, लेकिन यहाँ पे प्रयोग एक बताते हैं। देखिए, यूपीएस और सीबीटी में डिफरेंस ये है कि यूपीएस जो होता है कंप्यूटर को लगातार सप्लाई देता है, और जैसे क्या होता है कभी कभी काम करते करते लाइट कट गई तो यूपीएस जो होगा इसमें पावर क्या होता है, स्टोर होता है, और वहाँ से कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलने लगता है, जिससे जो भी हम कंप्यूटर पे कार्य कर रहे होते हैं वो कार्य ठप्प नहीं हो जाता है, रुक नहीं जाता है।
तो वहाँ पे फिर हम आराम से उसको फाइल को क्या करते हैं, सेव करके बंद कर सकते हैं या पूरा उसको काम कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है या आपका यूपीएस जितने पावर सप्लाई दे सकता है। ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद सीवीटी कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर ये होता है। इसका ट्रांसफार्मर का काम जो होता है वही करेगा, मतलब पावर को क्या होगा, पावर के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करता है। मतलब वोल्टेज जो होता है उसको कम ज़्यादा ना हो पाए, पावर लगातार एक ही वेव में मिलता रहे, तो कंप्यूटर पे क्या होगा, जोर नहीं पड़ेगा, बल नहीं पड़ेगा, जिससे कंप्यूटर आपका लगातार बहुत ही अच्छे कंडीशन में काम करता रहेगा। ठीक है। तो ये यूपीएस हो गया और सीवीटी हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कुछ चीज़ें केबल और कनेक्शन के बारे में। केबल और कनेक्शन इसी क्लास में इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये भी एक इंटरनेट का काम होता है। कभी कभी केबल के बारे में प्रश्न पूछता है तो वहाँ से इसी क्लास में जान लेते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे केबल और कनेक्शन के बारे में। केबल और कनेक्शन के बारे में सबसे दो तीन फैक्ट हैं जो आपको जानना जरूरी है। एक यूएसबी का, किसका, यूएसबी का। यूएसबी क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, यूएसबी केबल क्या होता है, क्योंकि जो भी आज के दौर में ऐसा कंडीशन चल रहा है कि बिना मल्टीमीडिया के लोग हैं ही नहीं। स्मार्टफोन, एंड्रॉयड, आईओएस लगभग सबके पास है। तो इसमें क्या होता है, यूएसबी का काम पड़ता है। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो वहाँ पर यूएसबी का काम होता है, मतलब यूएसबी सभी लोग जानते हैं। तो जो यूएसबी केबल होता है वो आज कल के जो ज़्यादातर केबल होते हैं यूएसबी केबल ही होते हैं। और इसके अलग अलग कनेक्टर जो होते हैं वो हो सकते हैं। मतलब यूएसबी का काम तो वही वायर करेगा, लेकिन इसके जो कनेक्टर होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। तो यूएसबी के बारे में बस यही जानना था। ठीक, यूएसबी। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे फायर वायर की। फायर वायर, ये फायर वायर क्या है? फायर वायर क्या होता है, यह एक प्रकार का हाई स्पीड केबल होता है जिसके द्वारा वीडियो को रजिस्टर वीडियो कैमरा से कंप्यूटर से ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब ये एक प्रकार का हाई स्पीड केबल होता है जिसके द्वारा वीडियो को रजिस्टर वीडियो में कैमरे से कंप्यूटर में जो होता है ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक, तो ये रहा फायर वायर के बारे में। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे ईथरनेट। इंटरनेट नहीं बोल रहे हैं, ईथरनेट। ये एक प्रकार का वायर है, जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये इंटरनेट पर ही काम करेगा, नाम से ही पता चल जा रहा है। तो ईथरनेट जो वायर होता है ये कंप्यूटर को नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए ईथरनेट केबल का इस्तेमाल किया जाता है। यह बड़े फ़ोन केबल कनेक्टर की तरह जो होता है दिखता है। इसका एक छोर कंप्यूटर के पीछे नेटवर्क पोर्ट में लगा होता है और दूसरा राउटर जैक में लगा होता है। राउटर क्या होता है, राउटर जो होता है वाईफाई कनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके पीछे से 2 या 1 एंटीना लगे होते हैं। इसके पीछे ही जो होता है केबल एक पोर्ट होता है और दूसरा क्या होता है, कहाँ पर, सिस्टम में या कंप्यूटर में पोर्ट होता है। ठीक, ये क्या करता है, इंटरनेट का काम करता है। तो जो जैक पर लगा होता है इसके द्वारा क्या होता है, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं और इंटरनेट कंप्यूटर पे काम होता है। तो ये जो वायर होता है, ये वाला जो वायर है जो कंप्यूटर और राउटर से कनेक्ट है, इसको हम लोग ईथरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ईथरनेट। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग इतना जानेंगे। इसके अलावा हम लोग 2-3 फैक्ट जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इनपुट पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है। पेरिफेरल डिवाइस एग्जाम में पूछ ही चुका है। पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? पेरिफेरल डिवाइस सिंपल चीज़ है कि इनपुट प्लस आउटपुट यही होता है। और अगली बात करेंगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा सीपीयू बनाने वाले कंपनी कौन है? तो वो है इंटेल। क्या है? इंटेल। सीपीयू की बात हो रही थी तो विश्व में सबसे ज़्यादा सीपीयू बनाने वाले कंपनी कौन है? इंटेल। उसके अलावा वर्तमान में कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में लाया जा रहा है? तो वर्तमान में लिया जा रहा है i3, i5, i7 और i9। ये सबसे लेटेस्ट है। तो इस तरह के जो हैं वर्तमान में सीपीयू का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आपसे लास्ट में एक प्रश्न करके छोड़ के जा रहे हैं और आपको उसका जवाब देना है। आपको बस एक सिंपल सा जवाब देना है कि आपको बताना है कि सिस्टम क्या होता है।
क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर पे बैठते हैं तो आप ज़रूर कहते हैं कि सिस्टम पर बैठे हैं, सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको बताना है कि सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग आज की क्लास में कंप्यूटर की आधारभूत संरचना के बारे में पूरी की पूरी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद की क्लास में हम लोग इनपुट डिवाइस से स्टार्ट करेंगे या आउटपुट डिवाइस स्टार्ट करेंगे। तो इनपुट डिवाइस आउटपुट स्टार्ट होगा, मतलब ये कि अब कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में एक एक करके बहुत ही अच्छे से और विस्तार से देखेंगे। तो आशा करते हैं आज की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे जिससे हमको भी क्या हो, मेरा मनोबल बढ़े हमारा। और अनूप स्टडी जोन पर अगर आप पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको जितनी भी क्लासेस पढ़ेंगे, जितनी भी वीडियो पढ़ेंगे, वो आपके नोटिफिकेशन के जरिए मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।